नमस्कार। तो फाइनेंशियल ईयर 2024-25 के लिए जीएसटीआर 9 और 9C फाइलिंग का मौसम फिर आ गया है। और इसमें जो भी नए एफएक्यूज यानी अक्सर पूछे जाने वाले सवाल हैं, उनको समझने में हम मदद करेंगे ताकि फाइलिंग का पूरा प्रोसेस एकदम स्मूथ हो जाए। हम सब जानते हैं कि ये एनुअल फाइलिंग थोड़ी सी उलझन भरी तो हो ही सकती है। इसीलिए जो ऑफिशियल एफएक्यूज हैं, हमने उन्हें एक बहुत ही सरल और साफ गाइड में बदल दिया है ताकि हर एक चीज आसानी से पकड़ में आ जाए। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले कि जीएसटीआर 9 और 9C फाइलिंग अब लाइव है। फिर देखेंगे कि फाइलिंग को इनेबल कैसे करना है। इसके बाद सबसे जरूरी हिस्सा इनपुट टैक्स क्रेडिट की बारीकियों को समझेंगे। फिर ऑटो पॉपुलेटेड डेटा के बारे में बात करेंगे, जो नए बदलाव आए हैं उन्हें देखेंगे और आखिर में सब कुछ समेटकर की टेकअवेज पर नजर डालेंगे। तो सबसे पहली और बड़ी खबर, 16 अक्टूबर 2025 से जीएसटीआर 9 और 9C फॉर्म्स जीएसटी पोर्टल पर लाइव हो चुके हैं। इसका मतलब है अब फाइलिंग की तैयारी शुरू करने का बिल्कुल सही समय है। अच्छा, तो फाइलिंग शुरू कैसे की जाए? देखिए, सबसे पहले तो ये पक्का करना होगा कि जीएसटीआर 9 फॉर्म पोर्टल पर एक्टिव हो, और इसके लिए कुछ शर्तें हैं जिन्हें पूरा करना जरूरी है। और शर्त बहुत सीधी सी है। जीएसटीआर 9 फाइल करने का ऑप्शन तभी खुलेगा जब फाइनेंशियल ईयर 2024-25 के सारे जीएसटीआर 1 और जीएसटीआर 3B रिटर्न्स फाइल हो चुके हों। एक भी रिटर्न बाकी नहीं रहना चाहिए। ये पहला और सबसे ज़रूरी कदम है। चलिए, अब आते हैं इस पूरी कहानी के सबसे ट्रिकी हिस्से पर, इनपुट टैक्स क्रेडिट। ये अक्सर एक पहेली जैसा लगता है ना? तो चलिए आज इस पहेली को सुलझाते हैं और देखते हैं कि अलग अलग सिचुएशंस में आईटीसी की रिपोर्टिंग सही तरीके से कैसे करनी है। तो सबसे पहले एक बहुत ही कॉमन सिनेरियो लेते हैं। मान लीजिए कि आईटीसी क्लेम किया गया, फिर किसी वजह से उसे रिवर्स करना पड़ा और फिर उसी फाइनेंशियल ईयर यानी 2024-25 के अंदर ही उसे दोबारा रीक्लेम भी कर लिया। तो इसे जीएसटीआर 9 में कैसे दिखाएंगे? देखिए, यहाँ पर हर एक्शन के लिए एक स्पेसिफिक टेबल बताई गई है। जब आईटीसी क्लेम किया तो वो जाएगा टेबल 6B में, जब उसे रिवर्स किया तो उसे टेबल 7 में दिखाना होगा, और जब उसे रीक्लेम किया तो वो आएगा टेबल 6H में। इस तरह से रिपोर्टिंग में कोई गलती नहीं होगी। आप कहानी में एक और ट्विस्ट, क्या हो अगर आईटीसी क्लेम और रिवर्स तो FY 2024-25 में हुआ, लेकिन उसे रीक्लेम अगले फाइनेंशियल ईयर यानी 2025-26 में किया गया। यहाँ मामला थोड़ा और पेचीदा हो जाता है, क्योंकि रिपोर्टिंग इस बात पर डिपेंड करेगी कि रिवर्सल हुआ क्यों था। और ये समझना बहुत ज़रूरी है। अगर रीक्लेम रूल 37/37A की वजह से है तो रिपोर्टिंग का तरीका अलग है, और अगर रिवर्सल किसी और वजह से हुआ है तो रिपोर्टिंग का रास्ता बिल्कुल अलग हो जाता है। FY 24-25 के जीएसटीआर 9 में क्या जाएगा और फिर अगले साल के जीएसटीआर 9 में क्या रिपोर्ट करना है, ये दोनों ही मामलों में अलग अलग है। यहाँ एक बहुत ही महत्वपूर्ण नियम याद रखना है। रूल 37 या 37A के तहत रीक्लेम किया गया आईटीसी उसी साल का आईटीसी माना जाता है जिस साल में उसे रीक्लेम किया गया है, ओरिजिनल इनवॉइस वाले साल का नहीं। ये एक तरह से रीसेट हो जाता है। अच्छा, आईटीसी की बात तो हो गई। अब आते हैं एक और आम सिरदर्द पर, ऑटो पॉपुलेटेड डेटा, और खास तौर पर टेबल 8A का रहस्य। ये सवाल शायद सबसे ज्यादा पूछा जाता है कि भाई जो टेबल 8A की एक्सेल फाइल डाउनलोड की है, उसके नंबर्स ऑनलाइन पोर्टल पर दिख रहे नंबर से मैच क्यों नहीं करते? आखिर गड़बड़ कहाँ है? तो पहले ये समझ लेते हैं कि टेबल 8A में डेटा आता कहाँ से है। ये डेटा सीधा जीएसटीआर 2B से आता है, जो किसी भी टैक्स पीरियड के लिए अवेलेबल क्रेडिट का एक स्टैटिक स्टेटमेंट होता है। तो ऑफिशियल गाइडेंस के मुताबिक इस मिसमैच के 5 बड़े कारण हो सकते हैं। जैसे एक्सेल फाइल में कुछ ऐसे रिकॉर्ड्स हो सकते हैं जो ऑनलाइन फिगर में शामिल नहीं हैं। मिसाल के तौर पर आरसीएम के तहत आउटवर्ड सप्लाईज या प्लेस ऑफ सप्लाई यानी पीओएस में बदलाव, जिसकी वजह से आईटीसी इनएलिजिबल हो गया हो। ये सारी डिटेल्स एक्सेल में तो दिखती हैं, पर फाइनल कैलकुलेशन से हटा दी जाती हैं। तो निचोड़ क्या है? जीएसटीएन एफएक्यूज साफ कहता है कि ऑनलाइन टेबल 8A में जो फिगर है वो बिल्कुल सही है।
एक्सेल में कुछ एक्स्ट्रा रिकॉर्ड्स हो सकते हैं, लेकिन रिकंसिलिएशन के लिए हमेशा ऑनलाइन वाली वैल्यू पर ही भरोसा करना है। चलिए अब फटाफट कुछ और ज़रूरी अपडेट्स पर नज़र डाल लेते हैं जो इस साल की फाइलिंग के लिए जानना बेहद ज़रूरी है। कुछ क्विक अपडेट्स है, जैसे GSTR 1A के अमेंडमेंट्स अब टेबल 4 और 5 में दिखेंगे। टेबल 8B अब सिर्फ टेबल 6B से डेटा लेगा, जिससे मिसमैच कम होगा। और HSN डिटेल्स के लिए एक नई हेल्पर एक्सेल फाइल भी आ गई है, मतलब सिस्टम को और ज़्यादा यूज़र फ्रेंडली बनाने की कोशिश की गई है। अब एक और बहुत बड़ा बदलाव आया है, और ये है GSTR 9C की लेट फी कैलकुलेशन में, खासकर तब जब 9C को ड्यू डेट के बाद फाइल किया जाए। अब इसे ऐसे समझिए, मान लीजिए GSTR 9 तो टाइम पर फाइल कर दिया, पर GSTR 9C लेट हुआ, तो लेट फी सिर्फ GSTR 9C पर लगेगी जितने दिन की देरी हुई। लेकिन अगर GSTR 9 भी लेट है और 9C उसके भी बाद फाइल हुआ, तो GSTR 9 की लेट फी अलग लगेगी और GSTR 9C की लेट फी उन अतिरिक्त दिनों के लिए अलग से लगेगी। मतलब अब लेट फी को अलग अलग गिना जाएगा। तो चलिए अब तक की सारी बातचीत को समेटते हैं और उन मुख्य बातों पर एक नज़र डालते हैं जो एक स्मूथ फाइलिंग के लिए ज़रूरी चेकलिस्ट है। तो सबसे ज़रूरी बातें क्या हैं? पहली, फाइलिंग इनेबल करने के लिए सारे GSTR 1 और 3B फाइल होने चाहिए। दूसरी, ITC की रिपोर्टिंग करते वक्त क्लेम, रिवर्सल और रीक्लेम के लिए सही टेबल्स का इस्तेमाल करना है। तीसरी, टेबल 8A के ऑनलाइन फिगर पर ही भरोसा करना है। और चौथी, GSTR 9C के लिए जो नई लेट फी कैलकुलेशन है, उससे सावधान रहना है ताकि कोई पेनल्टी ना लगे। तो रास्ता तो अब साफ है। सवाल ये है कि क्या फाइलिंग सीजन के लिए सारे रिकॉर्ड्स तैयार और व्यवस्थित हैं? ये सोचने का समय है ताकि आगे की प्रक्रिया बिल्कुल आसान हो।